प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब उत्तराखंड के विकास की समस्या एवं परिप्रेक्ष्य के अगले संदर्भों को समझने का हम सब प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तराखंड के परिदृश्य को समझने का प्रयास किया था कि उत्तराखंड की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जनसंख्यात्मक परिदृश्य क्या है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें, हिमालयी राज्य होने के नाते यह पूरे भारतवर्ष के लिए या भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जलवायु नियंत्रण का केंद्र भी है। यहाँ से यमुना, गंगा, रामगंगा नदियों का जल संग्रह केंद्र भी यही उत्तराखंड है। तो इतने बड़े व्यापक संदर्भ का लिया हुआ उत्तराखंड में विकास की कुछ समस्याएं जो मौलिक हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो जब सबसे पहली, जो कि भारतवर्ष की ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि व्यवसाय या कृषि आधारित उद्योग, तो स्वाभाविक है कि उत्तराखंड के लिए भी कृषि महत्वपूर्ण व्यवसाय में से एक है। 70% आबादी जब ग्रामीण क्षेत्रों में है तो कृषि और कृषि पर आधारित कार्यों और उद्योगों पर व्यक्ति की निर्भरता होगी, क्योंकि 2/3 भाग पर्वतीय होने के नाते कृषि कार्य हेतु जो जमीन है वो बहुत कम है, और वो जमीन भी समतल न होने के, सीढ़ीदार होने के नाते लागत बहुत अधिक है, उत्पादकता कम है। तो एक जो सबसे बड़ी जो समस्या है उत्तराखंड की, कि कृषि के लिए जमीन होते हुए भी उस जमीन पर खेती का कार्य व्यापक रूप से न कर पाना एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, ये भी सबसे बड़ी समस्याओं के केंद्र में। अब इस पर क्या आगे विश्लेषण हम लोग करेंगे वो होगा, लेकिन पहले एक समस्या के रूप में कृषि और कृषि आधारित जो कार्य हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड के नियोजन के संदर्भ को लेकर के देखी जा सकती है। दूसरा है पलायन। तो कृषि योग्य भूमि, अपर्याप्त, कष्टप्रद जीवन और रोजगार की तलाश के लिए व्यक्ति को बाहर जाना पड़ेगा। तो कार्यकारी पुरुष जो क्षमता है वो पलायन करती है। तो स्वाभाविक रूप से गृहस्थी और कृषि जो कार्य है, पशुपालन है, उस कार्य को करने का दबाव महिला वर्ग के ऊपर होगा। तो यूं कहा जाए कि पर्वतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ में महिला है। इसी वजह से आज हम उत्तराखंड की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहते हैं। बहुत सारे लोग बाहर होने के नाते जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी जीविका के लिए मनी ऑर्डर पर निर्भर होना पड़ता है प्रति माह। तो ये स्थिति पलायन, और आज लगभग 20 वर्षों में जो राज्य अभी 21 वर्ष की युवा स्थिति में भी नहीं है, पलायन की समस्या बहुत तीव्र होती जा रही है। बहुत सारे गांव खाली होते चले जा रहे हैं। पौड़ी जनपद के तो बहुत सारे गांव खाली हो चुके हैं, अल्मोड़ा की वही स्थिति है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या है, इस पर आगे फिर बात होगी। तो दूसरी जो मौलिक समस्या है कृषि के बाद वो पलायन है। पशुपालन और ऊन उद्योग, तो स्वाभाविक है कृषि कार्य के साथ जुड़ा हुआ ये पशुपालन है। यहाँ पर भी जो पशुपालन होता है वहाँ से उसकी दूध ज़्यादा मात्रा में पशुओं से नहीं मिलता, वो भी एक समस्या रही है। और चौथी जो समस्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। तो उद्योगों का विकास तो हुआ, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, एक जगह केंद्रित हुआ। वो केंद्र कहाँ हुआ? जो मैदानी क्षेत्र है। तो
तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को देखते हुए पर्वतीय संसाधनों रिसोर्सों के हिसाब से वहां पर उद्योगों का विकास उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में होने की जरूरत थी। तो चौथा बिंदु तो ये हुआ कि आधारिक संरचना में उद्योगों का विकास पर्वतीय क्षेत्रों में उस रूप में नहीं हुआ। प्राकृतिक जो संसाधन है उसका भी विद्रोहन नियोजित तरीके से नहीं हो पाया है, एक प्लान्ड वे में नहीं हुआ कि कितने की जरूरत है, कितना हमको आगे के लिए बचाना है। तो इसीलिए इसे एक संदर्भ भी लोग कह लिया करते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी इस उत्तराखंड के काम नहीं आती है। ये स्थिति है कुछ संदर्भों में, इसको आगे भी देखा जाएगा। अब यदि पूरे समग्र के रूप में हम समस्याओं को देखें तो जनसंख्या की वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या, कच्चे माल के बहिर्गमन, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ आलू पैदा होता है, सेब पैदा होता है, तमाम सारे फल पैदा होते हैं, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि सही समय पर सही उसको मार्केट मिल सके। तो मार्केट न मिलने के कारण वो जो उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो बहिर्गमन की समस्या, तकनीकी कौशल की कमी कि उन जो फसल भी है, जो उत्पाद भी है, उसको प्रिजर्व हम अधिक से अधिक समय तक कैसे कर सकें। चमोली जनपद में माल्टा की बहुत ज़्यादा खेती होती है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर प्रोसेसिंग का सिस्टम बेहतर कर दिया जाए तो माल्टा बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र बनेगा। तो ऐसी और पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण का अभाव, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य को न कर पाना, बागवानी और औद्योगिकी में भी तकनीकी अभाव, तो बागवानी को भी हम उस रूप में नहीं ले पा रहे हैं जो रोजगार भी उत्पन्न करे और आय के साधन के लिए भी हो। तो कुटीर और लघु उद्योगों की उपेक्षा, इसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में वांछित अर्थ व्यवस्था का आधारिक संरचना तैयार नहीं हो पाया, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति बनी रही। तो ये कुछ बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जो मौलिक रूप से अभी भी आज भी इस 20 वर्षों के बाद बहुत सारे काम हुए हैं, इस पर आगे चर्चा होगी। ये बिंदु आज भी चर्चा के विषय हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द नीति और नियोजन या विकास के मॉडल बनते हैं या बदले जा रहे हैं या उसमें किसी न किसी रूप में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। तो एक स्थिति तो ये हुई। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने इस 2 दशक में हमने विकास की जो यात्रा जिसके उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए हैं। बहुत कुछ किया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहली एक बिंदु हम ले लें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब राज्य बना तो उसमें 800 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना थी, जो आज 45,000 करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई है। कितना बड़ा आकार हमारे अर्थव्यवस्था का हो गया है। प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत से अधिक उत्तराखंड का है। 1,77,000 प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय 1,11,000 है और 1,77,000 उत्तराखंड का है। विकास की दर भी वर्तमान में 6.77% है। तो अर्थव्यवस्था में गति है, गति मिली हुई है। इस 2 दशकों में प्लान हुआ है, प्लानिंग हुई है, जिसकी बात हम लोगों ने की कि यहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवियों को, पर्यावरणविदों को, अर्थशास्त्रियों को, समाजसेवियों को लेकर के चीजें चली हैं और चल भी रही हैं। उद्योग के क्षेत्र में राज्य गठन के समय 300 के करीब उद्योग था। बड़े उद्योगों का आकार आज बहुत बढ़ गया है। बड़े उद्योगों के आकार की जो अर्थव्यवस्था है वो 20,000 करोड़ रुपए तक की पहुंच गई है। तो उद्योग में भी आज जो सिडकुल की स्थापना, तो हरिद्वार, देहरादून और सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर का ये जो बेल्ट, काशीपुर, ये औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। सड़क का विस्तार, इस
क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या आवागमन की है। तो सड़कों के निर्माण पर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज 18,000 करोड़ रुपए की भारतमाला श्रृंखला की सड़कें बन रही हैं। 12,000 करोड़ रुपया ऑल वेदर रोड, जो चार धाम को जोड़ते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से वो बन रहा है। तो ये आधारिक संरचना का निर्माण हो रहा है। तीसरा बिंदु जो इसी में जो सड़क परिवहन के विस्तार में है, वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम शुरू हो गया है। तो इस क्षेत्र में भी काम हुआ है। तो अर्थव्यवस्था का विस्तार बढ़ा, उद्योग बढ़ा, सड़क का विस्तार हुआ, औद्योगिक विकास हुआ है। आज एमएसएमई, जिसको हम लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग कहते हैं, इसका आकार बड़ी तेजी से बढ़ा है। 55,000 इसकी संख्या पार कर गई है। आज इस सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है, काम हो रहा है। तो औद्योगिक विकास भी आज उत्तराखंड में हो रहा है। अब ये बात अलग है कि इस औद्योगिक विकास का संदर्भ हमको पर्वतीय और मैदानी दोनों के संतुलन की है। वहाँ पर एक असंतुलन की स्थिति देखी जा सकती है। पेयजल की स्थिति में भी व्यापक सुधार हुआ है। सभी गांवों को पेयजल लाइनों से, कनेक्शनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हो गया है। बहुत सारा कम बाकी बचा है घरों को जोड़ने की, जो 2022 तक उस लक्ष्य को सरकार पूरा कर लेगी। तो पेयजल की स्थिति में भी तो जो मौलिक चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था, उद्योग, फिर से सड़क परिवहन, औद्योगिक विकास, पेयजल, तो इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन की भी स्थिति कही जा सकती है। स्वच्छता अभियान में राज्य को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। सभी घरों में टॉयलेट्स और शौचालय बन गए हैं। तो स्वच्छता अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसका उत्तराखंड ने बहुत सही काम उस क्षेत्र में हुआ है। बिजली के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की स्थिति है। बिजली उत्पादन में भी बहुत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों स्थितियों में वृद्धि हुई है। परिवहन के क्षेत्र में तो सड़क परिवहन यहाँ के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पहाड़ों पर ट्रेन तो जाएगी नहीं। तो कुमाऊं विकास निगम, गढ़वाल विकास निगम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, टैक्सियों के माध्यम से और उत्तराखंड परिवहन निगम के माध्यम से आज 2000 से ऊपर उत्तराखंड परिवहन का बेड़ा हो गया है। तो परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर संदर्भ देखा जाए कि विकास की चुनौतियाँ, अब इतने चीज़ें संदर्भ आने के बाद उत्तराखंड के विकास के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला चैलेंज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज इस महामारी के दौर में जो ये कोविड-19 हुआ है, तो अपने यहाँ आज भी स्वास्थ्य में वो आधारिक संरचना नहीं तैयार हो पाई है जो होने की जरूरत है। तो एक सेक्टर जो चुनौती के रूप में आज भारत भी के अंदर भी विद्यमान है, वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी है। आज रेफरल सेंटर सिर्फ बने हुए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में। तो स्वास्थ्य आज मुख्य चुनौती का विषय है। एजुकेशन, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की वो स्थिति नहीं बेहतर हो पाई है जो होने की जरूरत थी। तो शिक्षा भी एक चुनौती का केंद्र है या सेक्टर है। पलायन, जिस पर अभी बात हो रही है, पलायन के रोकने के लिए आयोग का गठन भी किया गया, उसके सिफारिशें आ गई है, उस पर काम होना शुरू हो गया है। रोजगार के क्षेत्र को विकसित करने की, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, रोजगार, एग्रीकल्चर, कृषि जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग नीति की जरूरत, मैदानी क्षेत्र के लिए अलग नीति की जरूरत, ये एक बिंदु भी हमारे लिए चिंतन का बिंदु है। आपदा प्रबंधन 2013 में केदारनाथ का जो आपदा आया, तो वो आज एक तो वो बहुत बड़ी आपदा थी ही, लेकिन बारिश के समय में, अन्य समयों में पर्वतीय राज्य होने के नाते
आपदाएं होती रहती हैं। तो आपदा प्रबंधन एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर से पर्यटन, आज इको टूरिज्म, अपना राज्य खूबसूरत हिमालयी गोद में बसा हुआ देवभूमि, तो इसको यदि पर्यटन हब के रूप में डेवलप किया जाए तो एक नियोजन की ज़रूरत है पर्यटन के लिए। वहाँ पर भी एक चुनौती है और उस चुनौती को देखने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी वो बदलाव नहीं हुआ जितना होने की ज़रूरत थी। और फिर से सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात, यदि गुड गवर्नेंस की स्थिति होगी, आज उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इस सरकार में उस दिशा में बड़े प्रयास हो रहे हैं, पिछली सरकारों में भी प्रयास हुआ था। तो यदि उसमें सूचता होती है, भ्रष्टाचार कम होता है, तो ये जो 9 बिंदु हैं ये चुनौतियां हैं, इस पर देखने की जरूरत है। तो आज इस संदर्भ में दूसरे लेक्चर में हम सब उत्तराखंड के विकास में जो मौलिक समस्याएं हैं उसका हम लोगों ने चिंतन किया, जो उपलब्धियां 9 सेक्टरों में प्राप्त हुई उसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली, और जो चुनौतियां हैं जहां पर फोकस की जरूरत है, अब वो परिप्रेक्ष्य की होनी है, वो चर्चा यहां से शुरू होगी। तो हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में इसको बात किया जाए ताकि बोझिल ना हो। तो आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी ने प्रत्येक कक्षाओं में और प्रत्येक अवसरों पर अपनी सहभागिता बना के रखी है। अब इस पेपर की का जो अंतिम क्लास होगा वो कल हम लोग उस पर बात करेंगे, इसके परिप्रेक्ष्य और इसकी भावी जो सुझाव हैं, जो पॉलिसीज हों जिस पर काम होने की ज़रूरत है, उस पर बात होगी। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे, ढेर सारी मंगलमय कामनाओं के साथ।